अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम वसीम शहजाद है। आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 7.3 सेकेंड ईयर एफएससी पार्ट 2। इसमें जो एफएससी पार्ट 2 की बुक है पेज नंबर 343 यहाँ से इसका जो है वो इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। 7.3 एक्सरसाइज के लिए जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे। यहाँ पर जो टॉपिक लिखा है वो है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट इसमें सबसे पहली चीज़ है जो एक्सरसाइज के अंदर यूज़ भी होगी। हम स्केलर प्रोडक्ट पर पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट इस एक्सरसाइज के लिए जो यूज़ होगा, फॉर्मूला स्केलर प्रोडक्ट का वो क्या है। स्केलर प्रोडक्ट कोई से दो वेक्टर्स हैं u और v, दो वेक्टर्स हैं, इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है u डॉट v, ये हमने जब फाइंड करना होगा तो इसका मेथड है कि आप u का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, v का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें और इसे cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये है u डॉट v स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट जो है इसको आप इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट, ठीक है जी। इसके अलावा जो u डॉट v का फॉर्मूला एक और फॉर्मूला है, वो क्या है कि अगर u की वैल्यू हम यहाँ पहले लिख लेते हैं, पहले u की वैल्यू लिख लेते हैं कि u है ai प्लस bj प्लस ck और v कोई वेक्टर है वो है di प्लस ej प्लस fk। इसमें abc def जो है ये कोफिशिएंट्स हैं, यानी x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के जो होते हैं कंपोनेंट्स, ये वो लिखे हुए हैं। जब इनका डॉट प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट करना है तो i वाला कोफिशिएंट i वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस j वाला कोफिशिएंट j वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, और f वाला कोफिशिएंट f वाले कोफिशिएंट से k वाला कोफिशिएंट k वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है। और ये भी डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का मेथड है। एक ये मेथड है, ज्योमेट्रिकल मेथड इसे कह सकते हैं, और एक ये है अलजेब्रिक मेथड है। ये दोनों मेथड हैं इसके स्केलर प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। इसमें जो थीटा होगा, थीटा 0 से 180 के दरमियान भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 180 भी हो सकता है। थीटा पर ये कंडीशन है। इसके बाद इसके पेज पर मजीद कुछ डिडक्शंस लिखी हुई हैं इनकी, वो हम ज़रा देख लेते हैं। जनरल जो चीज़ें, इसको हम डॉट प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं, वो भी लिख लेते हैं यहाँ। डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट, ये एक ही चीज़ है। i डॉट i, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया i डॉट i किया है, i को i के साथ मल्टीप्लाई किया, ad आ गया, i डॉट i ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यानी वो 1 था। इसी तरह j डॉट j हो जाए या k डॉट k हो जाए, ये कौन से वेक्टर्स हैं पहले बात हो चुकी है। जो i और j और k होते हैं ये असल में यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस y एक्सिस एंड अलोंग z एक्सिस होते हैं रिस्पेक्टिवली। तो अगर i डॉट j किया जाएगा तो ये 0 होगा। इसी तरह j डॉट k किया जाएगा 0 होगा, k डॉट i किया जाएगा 0 होगा। इनकी आपस में जगह बदल दें तब भी रिजल्ट 0 के बराबर ही होगा, ठीक है। डिफरेंट वेक्टर्स होंगे, डॉट प्रोडक्ट 0, सेम होंगे तो डॉट प्रोडक्ट 1। लेकिन ये डिफरेंट कब, डिफरेंट भी हैं और परपेंडिकुलर भी हैं। परपेंडिकुलर होना जरूरी है, i और j आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट 0। अगर ये आपस में परपेंडिकुलर ना होते तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होना था, कुछ और आ जाता, कोई नॉन जीरो एंट्री आ सकती थी, कोई रियल नंबर नॉन जीरो आ सकता था। अब i डॉट i इस मेथड से हम करके सॉल्व करते हैं। इस मेथड से i का मैग्नीट्यूड होगा, इधर j दोबारा से i का मैग्नीट्यूड होगा क्योंकि दोनों i हैं, और इसके बाद आएगा cos थीटा। i और i सेम वेक्टर हैं तो उनके दरमियान में एंगल तो 0 ही होगा। i यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, cos 0 का आंसर भी 1, तो सारा प्रोडक्ट आ जाता है 1। सिमिलरली आप j डॉट j कर सकते हैं, k डॉट k, एंगल उनमें 0 है क्योंकि सेम वेक्टर है। जब i और j पे बात आएगी तो फिर क्या होगा, i डॉट j, तो i का मैग्नीट्यूड इधर j का मैग्नीट्यूड होगा, और cos और एंगल बिटवीन i एंड j वो क्या है,
आई अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, जे अलॉन्ग वाई एक्सिस है, दरमियान में एंगल 90 बनता है, तो कॉज 90 आएगा। आई का मैग्नीट्यूड 1 है, जे का भी 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं। कॉज 90 का रिजल्ट होता है 0, तो ये सारा प्रोडक्ट हो जाता है 0। तो ये वजह है कि आई डॉट जे 0 है। सिमिलरली जे डॉट के, जे और के दरमियान एंगल 90 है, कॉज 90 0, के डॉट आई के दरमियान एंगल 90 है 0। तो ये रिजल्ट्स इस तरह से हमने इसमें से बनाए हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, इसके बगैर एक्सरसाइज की तरफ नहीं जा सकते थे। इसके बाद परपेंडिकुलर वेक्टर्स या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ये टॉपिक बनता है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स या फिर आप इसी चीज को ऑर्थोगोनल भी कहते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ये एक ही चीज है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। जब दो वेक्टर्स u और v का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, इसका मतलब होगा कि u एंड v आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं डॉट प्रोडक्ट की। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, एक ही बात है। u डॉट v का रिजल्ट 0 हो सकता है अगर u 0 हो या इनमें से दूसरा वेक्टर, कोई एक वेक्टर 0 होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। या फिर तीसरी ऑप्शन है कि इसमें जो वेक्टर्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हों। u और v अगर परपेंडिकुलर हैं तब भी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ये हम इसको पहले भी स्टडी कर चुके हैं, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आप u और v का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं या फिर v और u का डॉट प्रोडक्ट लेते, तरतीब बदल लेते हैं, जगह बदल लेते हैं, उससे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता। ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। इसके बाद तीसरी है u डॉट v प्लस w। u, v और w तीनों वेक्टर्स हैं, तो आप u डॉट v फाइंड कर लें प्लस u डॉट w फाइंड कर लें, तो रिजल्ट इक्वल आता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कोई भी। ये सेकंड इसकी प्रॉपर्टी होगी। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हम कहते हैं। इसके बाद जो तीन प्रॉपर्टीज हो गई, चौथी प्रॉपर्टी है कि अगर चौथी प्रॉपर्टी है c u डॉट v, इसे आप लिख सकते हैं c को बाहर लिखते हैं और v डॉट u कर लेते हैं, यानी कांस्टेंट जो वेक्टर है, कोफिशिएंट, कोई ऐसा नंबर जो कि वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आप कॉमन ले सकते हैं उस वेक्टर में से, वो बाहर लिख दें उस नंबर को, और फिर उस वेक्टर को जो कॉमन लेने के बाद बाकी बचा उसे आप अगले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, और बाद में जो कॉमन नंबर आया था वो उसके आप उसके डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पांचवी प्रॉपर्टी है कि वेक्टर सेम हो u और u, इनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए अगर, तो उनका उसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ u का स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि आई जे के कोफिशिएंट्स होते हैं रिस्पेक्टिवली, तो उनके स्क्वायर्स का सम करते हैं और स्क्वायर रूट लगा देते हैं, मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है, बस उसका स्क्वायर रूट नहीं लगेगा, तो फॉर्मूला इस टाइप का बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये u मॉड का स्क्वायर होता है अगर u की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो तो। ठीक है, ये थी प्रॉपर्टीज इसकी। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3, इसमें एक टॉपिक और भी है जो सिलेबस में नहीं था, तो मैंने डिस्कस नहीं किया फिलहाल। जो सिलेबस में है 2021 का जो सिलेबस, स्मार्ट सिलेबस है, उसमें वो क्वेश्चंस हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो बाकी बचेंगे उनको उसके बाद हम एंड पे सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हम बाद में कर लेंगे। इसका जो पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये हम पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का है पार्ट नंबर 4, ये सिलेबस में शामिल है। फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन यू एंड वी। कॉस थीटा हमें फाइंड करना है। कोसाइन ऑफ थीटा, जो थीटा क्या है, u और v के दरमियान वाला एंगल है, वो हमें कैलकुलेट करना है। उसको कॉस अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है, इसमें गिवन डाटा क्या है, u 2 - 3 और 1, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है u। इसी तरह जो v है ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से लिखा हुआ है।
स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मकसद होता है कि ये एक वेक्टर को शो कर रहा है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट ना होती, पैरेंथेसिस होती, गोल ब्रैकेट होती, तो फिर हम उसे क्या कहते, ये एक पॉइंट है, स्पेस का पॉइंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब हमें cos थीटा फाइंड करना है। हमने अभी थोड़ी देर पहले डॉट प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले को हम यहां पे लिख लेते हैं। वी नो दैट u डॉट वी, मैग्नीट्यूड ऑफ u, मैग्नीट्यूड ऑफ v, cos ऑफ थीटा। इसमें से हम cos ऑफ थीटा की वैल्यू इस तरह बना सकते हैं कि जो इसका u और v का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहा था cos थीटा के साथ, उसे आप इस तरफ डिवाइड कर दें, तो ये वाली cos थीटा की वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करनी है। इसको फाइंड करने के लिए u डॉट v चाहिए, u मैग्नीट्यूड, v मैग्नीट्यूड चाहिए। अब आप चाहें तो u डॉट v को सेपरेटली सॉल्व करें, u का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड सेपरेटली सॉल्व करें, बाद में फॉर्मूले में पुट कर दें, डायरेक्ट भी हम पुट कर सकते हैं। तो यहां मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूं। इसके साथ आप i j k लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखें तो इसमें कोई मसला नहीं होगा क्वेश्चन में। ये बनता है 2i माइनस 3j प्लस k, ये वेक्टर है, और ये जो वेक्टर v है ये बनता है 2i प्लस 4j प्लस k। तो मैं इसको अगर ये ना बनाऊं तब भी डायरेक्टली सॉल्व होता है। u डॉट v में क्या था, कोफिशिएंट i वाले मल्टीप्लाई होने हैं। हमें पता है कॉमा से पहले i के कोफिशिएंट लिखे होते हैं, कॉमा के बाद j के, और दूसरा कॉमा है उसके बाद k के कोफिशिएंट्स हैं। तो आपने सिंपली यहां पर जब u डॉट v करना है तो ये पहले पहले मल्टीप्लाई कर दें आपस में, 2 इंटू 2, दूसरे दूसरे प्लस लगाने के बाद आपस में मल्टीप्लाई कर दें, -3 4, जो तीसरे तीसरे हैं वो भी प्लस लगाने के बाद आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया u डॉट v। ये मैंने u डॉट v लिख दिया। u का मैग्नीट्यूड चाहिए, i j और k के कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, तो आपने इनके ऊपर स्क्वायर लगाना है, सबके ऊपर जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, और आखिर में ऊपर स्क्वायर रूट लगाना है सम के बाद। v का भी सिमिलरली आपने स्क्वायर रूट के नीचे इनके कोफिशिएंट्स के ऊपर स्क्वायर लगाना है, और इन सारों का सम भी करना है स्क्वायर्स के बाद। ये हो गए इनके मैग्नीट्यूड, u का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड, ऊपर u डॉट v। मल्टीप्लाई कर लें, 4 माइनस 12 प्लस 1, 491, कितने ये लिख लेते हैं पहले, 491, यहां पे आता है 4 16 1, तो cos थीटा की वैल्यू बन गई 5 माइनस 12 माइनस 7, और ये हो गए 14, स्क्वायर रूट 14 और स्क्वायर रूट 21। इसमें भी 7 है, इसमें भी, यानी एक फैक्टर 7 है दोनों का, उसे हम बना लेते हैं। तो 7 इंटू 2 लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 7 इंटू 3। स्क्वायर रूट में सिंगल में लिख लेते हैं, क्योंकि दो स्क्वायर रूट जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर आपको पता है इकट्ठी की जा सकती है, मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो, प्लस माइनस हो रहे हो तो फिर फॉर्मूले के जरिए होता है, पावर इकट्ठी नहीं होती। 7 के ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, 7 के ऊपर अगर स्क्वायर आ रहा है, ये मैं थोड़ी तफसील से लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट भी यहां से कर सकते हैं। थोड़ा सा ज्यादा मैं स्टेप इसलिए कर रहा हूं कि समझ आ जाए प्रॉपर कि हम कर क्या रहे हैं। यहां 7 2 टाइम्स है, 7 के ऊपर स्क्वायर बना, अगर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, उसे आप बाहर लिखेंगे, और स्क्वायर रूट में 3 इंटू 2 6 रह जाएगा, ये 7 आप कैंसिल करेंगे और ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू दिस। और हमें कोसाइन ऑफ एंगल ही रिक्वायर्ड था जो हमने फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सिलेबस का, वो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 है, फाइंड द रियल नंबर अल्फा। इसमें हमें अल्फा को कैलकुलेट करना है, और सो दैट द वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। गिवन जो है इसमें वो ये है कि u इज परपेंडिकुलर टू v एंड द वैल्यूज आर ऑल्सो गिवन। u की वैल्यू गिवन है 2 अल्फा i प्लस अल्फा i, ये मैं सेकेंड पार्ट मैंने करना है सॉल्व, अल्फा i प्लस 2 अल्फा j माइनस k, और v की वैल्यू है i प्लस अल्फा j प्लस 3k। हमें गिवन है
कि u is perpendicular to v, तो by given we can write that u dot v is equal to 0, क्योंकि जब भी वेक्टर्स u और v परपेंडिकुलर होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अल्फा i प्लस 2 अल्फा j माइनस के, u की वैल्यू लगा ली, डॉट के बाद अब हम लगाते हैं v की वैल्यू, ये भी वैल्यू हमें गिवन थी, इज इक्वल टू 0, हमें ये भी गिवन ही है। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, सो अल्फा इज इंटू 1, 2 अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, अरेंज कर लें। 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें 2 अल्फा स्क्वायर और अल्फा यानी क्वाड्रेटिक बन गया इन अल्फा, क्वाड्रेटिक है तो आप मिड टर्म ब्रेक इसकी कर सकते हैं, तो मिड टर्म ब्रेक हो भी रही है यहां पर कि क्या मिड टर्म ब्रेक हो रही है। 2 अल्फा स्क्वायर है तो आप यहां पे लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा, और माइनस 3 ऑलरेडी यहां पे लास्ट टर्म थी वो लिखी है, तो ये हमने पेयर्स इसके लिखे हैं। आफ्टर फैक्टराइजेशन यहां पे 2 आना चाहिए जी, क्योंकि 3 इंटू 2 6 है, वो भी 6 है, ऐड करेंगे तो 1। अब इसमें से आप 2 अल्फा कॉमन कर लें, अल्फा जब 2 अल्फा कॉमन करते हैं तो यहाँ अल्फा माइनस 1 बचेगा। इसी तरह यहाँ से आप 3 कॉमन कर लेंगे तो अल्फा माइनस 1, अब अल्फा माइनस 1 दोनों ब्रैकेट्स में से आप कॉमन कर लेंगे तो बाकी बच जाएगा 2 अल्फा माइनस 3, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, आप दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल लिख दें, और अल्फा की वैल्यू 1 भी हो सकती है, अल्फा की वैल्यू 3/2 भी हो सकती है, दोनों इसकी जो वैल्यूज हैं वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ v इज अ वेक्टर फॉर विच v डॉट i 0, तो इसके लिए हमें लेट करना पड़ेगा, क्योंकि v फाइंड करना है तो लेट कर लेते हैं कि v वेक्टर है xi प्लस yj प्लस zk, ये वेक्टर v है, इसको हमने लेट कर लिया कि ये रिक्वायर्ड वेक्टर है। अब हमें गिवन क्या है, जो चीजें हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम रिक्वायर्ड को फाइंड करते हैं। हमें गिवन है v डॉट आई इज इक्वल टू 0, v डॉट आई इज इक्वल टू 0। फिर हमें गिवन है v डॉट j इज इक्वल टू 0। फिर हमें गिवन है v डॉट k इज इक्वल टू 0। ये 3 चीजें हमें गिवन है, इन तीनों को यूटिलाइज कर लेते हैं। v डॉट आई, आप v की वैल्यू लगा लें, xi प्लस yj प्लस zk डॉट प्रोडक्ट विद i इज इक्वल टू 0। जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है तो i का कोफिशिएंट i से मल्टीप्लाई होता है, सो वी विल मल्टीप्लाई x इंटू 1, एंड उसके बाद j के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं, यहां पे y कोफिशिएंट है j का और इसमें j नहीं है तो j का कोफिशिएंट 0 होगा, इसलिए वो 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है उसको, सो x विल बी इक्वल टू 0। इसी तरह आप इसमें वैल्यू लगाएंगे, इस v में ये वैल्यूज लगा दी हैं, डॉट प्रोडक्ट किसका होगा j के साथ, तो कोफिशिएंट भी j वाले मल्टीप्लाई होंगे y इंटू 1, वी विल गेट y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहां पे भी आप यही वाला प्रोडक्ट करेंगे k के साथ, v का प्रोडक्ट हमने k के साथ जब किया तो k के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो रिजल्ट है उसमें आ जाएगा z इज इक्वल टू 0। अब जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो क्या था, हमने ऊपर लेट किया हुआ था यहां पर v इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, तो उसमें आप वैल्यूज लगाएंगे, ये हमने लेट किया हुआ था, इसमें आप 0i लिख देंगे, 0j लिख देंगे, 0k लिख देंगे, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा 0 वेक्टर, तो v इज इक्वल टू नल वेक्टर, तो इसका रिजल्ट आ गया है नल वेक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट midpoint of hypotenuse, a right triangle is equidistant from its vertices.
तो हम इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, जिसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल हम टेक करते हैं। उसमें जो नाम रखेंगे वो नाम हम यहां पे लिख लेंगे जी, हमने लेट किए हैं। तो ओ, ए और बी, ये एक मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है, सपोज की है, और इसका जो मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, उसका मिड पॉइंट का नाम मैंने रख लिया है सी। ये सारा कुछ मैंने अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन लिखा है। शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज और फिर राइट एंगल ट्राइंगल, पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाई, उसके हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, उसका नाम ले लिया, ये सारा कुछ गिवन था। हमने शो करना है कि जो मिड पॉइंट है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, इसके जो वर्टिसेस हैं ओ, ए और बी, तीनों से इसका डिस्टेंस इक्वल है, इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब है हम पहले यहां पहले डाटा लिख लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं जो बात सपोज जो इसमें प्रूव करनी है वो लिख लेते हैं। तो लेट ओ ए बी राइट एंगल ट्राइंगल। ओ ए बी राइट एंगल ट्राइंगल हमने सपोज की है, एंड सी बी मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, जो ए बी हाइपोटेन्यूज था उसका सी मिड पॉइंट हमने सपोज कर लिया है। इसके बाद हम ऐसा करते हैं, हमने वेक्टर्स के जरिए से इसको प्रूव करना है, तो इस वजह से हम दो वेक्टर्स बना लेते हैं, जो सी से ही ए की तरफ एक जाता है वेक्टर और दूसरा सी से बी की तरफ वेक्टर जा रहा है, और ओ से सी की तरफ भी एक वेक्टर हम बना लेते हैं। ठीक है, ये वेक्टर्स हमने बना लिए हैं। इन वेक्टर्स के मुताबिक हमारे पास ये आ गया है कि जो सी बी वेक्टर है वो सी ए वेक्टर के बराबर है, लेकिन विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। और आपस में इक्वल क्यों लिखे? क्योंकि सी मिड पॉइंट है, जितनी लेंथ सी से बी की है उतनी लेंथ सी से ए की है। इसके बाद ये भी हम चीज लिख सकते हैं कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सी बी का और सी ए का, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। इसको हम यहीं पे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर छोड़ देते हैं। इसके बाद अब वेक्टर्स के जरिए से प्रूव करना है, और वेक्टर्स में राइट एंगल की बात हो रही है। राइट एंगल की बात होने का मकसद और मतलब क्या बनता है कि डॉट प्रोडक्ट जीरो को हमें यहां पे यूज करना है। ठीक है, हमारे सिलेबस में डॉट प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट है, तो जब भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। हमने इसी कंडीशन को यहां पे यूज करना है कि आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अब किनका डॉट प्रोडक्ट हमने करना है ये भी देख लें, डायग्राम से पता चल रहा है वाज़ेह तौर पे कि डॉट प्रोडक्ट किनका लेना है, जो आपस में 90 का एंगल बना रही हैं साइड्स। एक है ओ ए साइड और एक है ओ बी। ओ ए साइड है, इसका नाम वेक्टर बना दें, ओ बी दूसरा वेक्टर बना लें, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमें रिक्वायर्ड है। इनका डॉट प्रोडक्ट रिक्वायर्ड क्या है, बल्कि जीरो के बराबर रखेंगे और वहां से जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लेंगे, क्योंकि ये गिवन था कि राइट एंगल है वहां पर। इस वजह से अब हमें पहले ओ ए वेक्टर बनाना पड़ेगा। ओ ए वेक्टर किस तरह से हासिल हो रहा है, हमें सी पॉइंट को भी यूज करना है इसके अंदर ही। तो ओ से सी की तरफ एक वेक्टर जा रहा है और सी से ए की तरफ वेक्टर आ रहा है, और दोनों का सम कहां पे खत्म हो रहा है, ए पर आकर। स्टार्ट ओ से हो रहा था, ए पे आके एंड हो रहा है। इसका मतलब है कि ओ ए वेक्टर इनका रिजल्टेंट है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी ए होगा। सिमिलरली आप ओ बी को जब लिखेंगे तो ओ बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ सी प्लस सी बी, क्योंकि ओ सी और सी बी दोनों का रिजल्टेंट नजर आ रहा है डायग्राम में कि ओ बी बनता है। अब डॉट प्रोडक्ट हम लिखेंगे बाय गिवन, क्योंकि राइट एंगल है एट ओ पर, राइट एंगल है उस ट्राइंगल का ओ के ऊपर। इस वजह से बाय गिवन हम लिख सकते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट ओ ए और ओ बी जो वेक्टर्स हैं वो जीरो के इक्वल आएगा। तो ओ ए है ओ सी प्लस सी ए, ये मैंने वैल्यूज लिखी डॉट लगाकर। ओ बी की जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को लिख लेते हैं ओ सी प्लस सी बी, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। आप मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ओ सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा ओ सी से, फिर ओ सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा सी बी से, इसी तरह सी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा ओ सी से, और इसके बाद सी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा सी बी से।
और इक्वल टू 0 तो ऑलरेडी यहां पे राइट साइड में लिखा हुआ है। ओ सी डॉट ओ सी, अब ओ सी और ओ सी क्या है, इनको यहां से रेस कर देता हूं, इनकी हमें जरूरत नहीं है फिलहाल, जो इक्वेशन 1 है उसने यहां पे यूज होना है, तो इसलिए इसको रहने देते हैं। ये इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं क्वेश्चन के वो यहां पे लिख लेते हैं। ओ सी डॉट ओ सी का मतलब है कि ओ सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्रॉपर्टीज में हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सेम वेक्टर होंगे तो उनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा जाएगा डॉट प्रोडक्ट के इक्वल। ओ सी डॉट सी बी था, ये डॉट था यहां पर प्लस लिखा गया बाय मिस्टेक, ओ सी डॉट सी बी और सी ए डॉट ओ सी, ये बिल्कुल डिफरेंट डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। सी ए डॉट सी बी ये भी डिफरेंट, हम यहां से देखें अगर तो सी ए और सी बी आपस में इक्वल हैं, इसलिए मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने अब शो क्या करना है, मैंने शो ये करना था कि सी बी सी ए और ओ सी ये तीनों आपस में बराबर हैं, जिनमें से सी बी और सी ए ऑलरेडी इक्वल हमें गिवन था क्योंकि मिड पॉइंट था सी, तो ओ सी को इनमें से किसी एक के इक्वल मैंने अब करना है, तो हमारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। ओ सी को मैंने इनके इक्वल करना है, ओ सी आ गया तो वहां पे हम सी ए कर लें या सी बी कर लें उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं सी ए कर लेता हूं। सी बी इज इक्वल टू माइनस सी ए, तो सी बी की जगह माइनस सी ए मैं पुट कर दूंगा। इसी तरह यहां पर भी सी बी है, इसे भी सी ए कर दूंगा, ये सी ए है ऑलरेडी, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो जहां पर सी बी नजर आ रहे हैं मुझे वो दो लोकेशंस हैं, इन दोनों पर मैं इस कंडीशन को यूज कर लेता हूं, ठीक है। तो ये बन जाएगा ओ सी डॉट माइनस सी ए प्लस, ये ऑलरेडी सी ए है, इसे जरूरत नहीं है चेंज करने की, सी ए ओ सी, ये भी सी ए, इसे भी चेंज करने की जरूरत नहीं। सी बी को जब चेंज करेंगे तो ये माइनस सी ए के इक्वल आना है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1। तो ओ सी मॉड का स्क्वायर, यहां पे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ओ सी वेक्टर डॉट सी ए वेक्टर यहां पे आ रहा है प्लस, ये सी ए डॉट और सी आपने प्रॉपर्टीज में ये पढ़ा था कि इसको आप अगर u डॉट वी को v डॉट u लिखते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टीज़ में है, इस वजह से हम इसको ओ सी को पहले लिख लेते हैं, सी ए को बाद में लिख लेते हैं। ये प्रोडक्ट है तो ये माइनस सी ए सेम वेक्टर्स का है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा जैसे यहाँ पर बना था, हमने इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट यहाँ इस तरह से लिखा था। इसके बाद ओ सी डॉट सी ए नेगेटिव है, ओ सी डॉट सी ए पॉजिटिव है, दोनों आपस में कैंसिल किए जा सकते हैं, इनको हम कैंसिल कर देते हैं, बाकी बचेगा ओ सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल माइनस सी ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो नेगेटिव इसमें वेक्टर नजर आ रहा है सी ए, इसका मैग्नीट्यूड नजर आ रहा है, इसको आप राइट साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये सी ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है और ये ओ सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। बोथ साइड्स पे स्क्वायर है, आप दोनों का स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं, तो ओ सी मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू सी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये चीज आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 2 आप टेक कर लें तो देखें यहां से ओ सी और सी ए बराबर है, सी बी और सी ए बराबर है, सी ए इन दोनों के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। तो ओवरऑल हम ये लिख सकते हैं कि ओ सी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए इज ऑल्सो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी बी। तो इस बात के लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो ये तीनों जो डिस्टेंसेस हैं, ये तीनों डिस्टेंसेस इसी मिड पॉइंट के हैं, तीनों वर्टिसेस से, सी का वर्टेक्स बी से, सी का वर्टेक्स ए से और सी का वर्टेक्स ओ से। यही बात हमने इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करनी थी कि जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट होता है ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से, वो प्रूव हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है प्रूव दैट द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट। एल्टीट्यूड हम किसे कहते हैं, जब भी कोई ट्रायंगल हम टेक करते हैं, ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड कहते हैं। अगर पॉइंट ए से सामने सीधी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए जो राइट एंगल बनाए बी सी साइड के साथ, तो वो एल्टीट्यूड होगा एक। इसी तरह बी से अपोजिट साइड पे और सी से अपोजिट साइड पर भी बाकी दो एल्टीट्यूड्स कहलाएंगे। तो हम यहां पर सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि ए बी और सी आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ
एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल है, हमें कोई फिक्स ट्राइंगल नहीं दी गई कि किस तरह की होगी, बस कोई भी एक ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस हमने ए बी सी लेट कर लिए, डायग्राम बना दी विथ पोजीशन वेक्टर्स स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी रिस्पेक्टिवली, यानी बिलतरतीब जो है वो हमने इसमें पोजीशन वेक्टर्स ए का स्मॉल ए बना लिया, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी और सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी। इसके बाद अब जो एल्टीट्यूड है वो दो लाइंस होती हैं, जाहिर है अगर दो एल्टीट्यूड होंगे दो लाइनें होंगी, तीन होंगी तो तीन लाइंस, तो दो लाइंस जो कि नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं वो हमेशा किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। इसी तरह से जो ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे साइड बी सी पर, और बी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे साइड ए सी पर, ये दोनों जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दोनों जाहिर है नॉन पैरेलल लाइंस हैं, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस वजह से हम यहां पे लेट कर लेते हैं कि परपेंडिकुलर यानी जो एल्टीट्यूड है इसका नाम लिखते हैं एल्टीट्यूड from A to BC and altitude from B to AC intersect each other at O। तो हमने को मीटिंग पॉइंट इनका कंसिडर कर लिया कि वो मीट करते हैं। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं अपोजिट साइड पर इस तरह से, और इधर बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं अपोजिट साइड पर, तो जाहिर है वो जो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी वो कहीं ना कहीं पे मीट कर रही हैं, उस पॉइंट को ओ का नाम हमने दे दिया है। अब ये कह सकते हैं कि ओ ए परपेंडिकुलर है बी सी पर और ओ बी परपेंडिकुलर है ए सी पर, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। सो इस वजह से हम इसमें ये बात लिख सकते हैं कि ओ ए परपेंडिकुलर टू बी सी, अगर ओ ए परपेंडिकुलर टू बी सी है तो ओ ए का बी सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है। एक ये बात हम लिख सकते हैं, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम दूसरी बात क्या लिख सकते हैं कि बी से परपेंडिकुलर ए सी पे किया था, यानी ओ बी परपेंडिकुलर टू ए सी, तो ओ बी डॉट ए सी इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये भी बात हम यहां पे लिख सकते हैं, उसको बाद में लिखेंगे। पहले ओ ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, उसका नाम क्या रखा हुआ है स्मॉल ए, तो स्मॉल ए लिखें। और बी सी कैसे बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, जैसे हमने 7.1 और 7.2 में पढ़ा था, तो सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। इसको यहां पे रहने दें। तो दूसरी बात लिख सकते हैं, वो लिख लेते हैं क्या, जो मैंने पहले बताई थी, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू सी ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि ट्राइंगल ए बी बी सी और सी ए है ये ट्राइंगल, ठीक है। इस वजह से सी ए हम यहां पे यूज कर रहे हैं। तो ओ बी का पोजीशन वेक्टर बी है और सी ए का होगा ए माइनस सी, ठीक है जी। 7.1 की तरह हमने पोजीशन वेक्टर बना लिया, सी ए वेक्टर बनाया। अब बी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, बी डॉट ए माइनस बी डॉट सी इक्वल टू 0। यहां ए डॉट बी है, वहां बी डॉट ए है। हमें पता है कि यू डॉट वी और वी डॉट यू आपस में इक्वल होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हैं। इस वजह से हमने बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख लिया और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 टेक कर लिया। अब इन दोनों को ऐड कर लें, एडिंग 1 एंड 2, हमें जो हासिल होता है वो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहां पर जरूरी नहीं कि हम दोनों को ऊपर नीचे लिखें और कटिंग करें। नेगेटिव ए डॉट बी है, पॉजिटिव ए डॉट बी है, ये खत्म हो जाएंगे। ए डॉट सी पॉजिटिव और बी डॉट सी नेगेटिव, ये रह जाएगा ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। आफ्टर सम वी गेट दिस इक्वेशन। यहां से आप सी को कॉमन टेक करें, ए डॉट बी डॉट सी, ए माइनस बी रह जाएगा ब्रैकेट में और डॉट सी बाहर आ जाएगा। अब ए डॉट बी किसका पोजीशन वेक्टर है, बी ए का,
डॉट ये सी किसका है, ये ओ सी वेक्टर बनता है। अब इक्वल टू 0 है, इसे आप ए बी लिख लें या बी ए लिख लें, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। इसे मैं ए बी लिख लेता हूं, डॉट ओ सी। ठीक है जी, इसको हम इरेज कर लेते हैं, ये फिलहाल जरूरत नहीं है इसकी। अब जो स्टेटमेंट हमारे पास थी उसके मुताबिक इसको आप देखें अगर, तो ए बी और डॉट ओ सी आपस में यानी कि इनका प्रोडक्ट 0 आता है तो ये परपेंडिकुलर होंगे। अब ओ सी क्या है, ये है ओ सी लाइन, ये परपेंडिकुलर है सामने ए बी के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि सी जो वर्टेक्स था इधर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सामने वाली साइड पर, और वो भी ओ में से ही पास हो रहा है। जैसे मैंने पहले यहां पे टेक किया था कि ये इसका जो है वो एल्टीट्यूड है पॉइंट बी से और पॉइंट ए से एल्टीट्यूड, वो कॉमन पॉइंट मैंने ओ खुद टेक किया था। अब यहां से इस बात से हमें क्या पता चल रहा है कि जो ओ सी है वो परपेंडिकुलर टू ए बी है, यानी सी से जो लाइन लगी हुई है वो परपेंडिकुलर टू ए बी है, और वो पास कहां से हो रही है, ओ में से। इस वजह से इस तीसरी बात से हमें क्या पता चला, इट शोज OC is also perpendicular to AB. It means all three altitudes are passing through पॉइंट O, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि तीनों किसी एक पॉइंट में से पास करते हैं, हेंस प्रूव द क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है सिलेबस का, ये है प्रूव दैट कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट सामने है, इसमें है कॉज अल्फा प्लस बीटा, जो कि चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में भी इसका प्रूव था, सर्कल के जरिए से हमने इसको प्रूव को किया था। तो यहाँ पर इसको हमने करना है वेक्टर्स के जरिए से। इसका प्रूव अब वेक्टर मेथड से किस तरह से होना है वो हम देख लेते हैं। वेक्टर मेथड से अगर करना है तो जाहिर है हमें कुछ वेक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे, तो अल्फा और बीटा उसमें एंगल हमें यूज करना चाहिए क्योंकि अल्फा और बीटा ही गिवन है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसके प्रूफ में कंसिडर कर लेते हैं कि एक वेक्टर है ओ ए, दूसरा वेक्टर बना लेंगे ओ बी, और ये यूनिट वेक्टर हम टेक कर लेते हैं। ये दो यूनिट वेक्टर्स हैं इन एक्स वाई प्लेन, मेकिंग एंगल अल्फा एंड बीटा विद एक्स एक्सिस माइनस बीटा। इसको हम लेंगे माइनस बीटा, क्यों लेंगे अभी डायग्राम से मैं साबित कर देता हूं उसको क्यों माइनस बीटा टेक करना है, प्लस बीटा क्यों नहीं करना। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिए तो फिर ये ओरिजिन होगी। अब जो दो यूनिट वेक्टर हमने टेक करने हैं ओ ए और ओ बी, एक एंगल अल्फा बना रहा है, दूसरा एंगल माइनस बीटा बना रहा है। अल्फा एंगल पॉजिटिव है, ये हम अल्फा रखते हैं, बीटा एंगल ये माइनस का टेक किया हुआ है तो ये माइनस बीटा। यहां कोई पॉइंट ओ है और ये पॉइंट बी है। ओ ए और ओ बी दो वेक्टर्स हमने यूनिट वेक्टर टेक किए थे। अब इनके दरमियान में जो एंगल बनता है ए और बी के दरमियान में, ये एंगल कितना बनता है ये देख लें। अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अलहदा है माइनस बीटा अलहदा है, लेकिन हमने जब एंगल को मेजर करना है तो उसकी डायरेक्शन यहां से स्टार्ट करना है, इस एंगल को यहां से वहां तक हमने इस एंगल को मेजर करना है। जब यहां से वहां तक मेजर करेंगे तो ये भी प्लस ये भी, ठीक है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी।
इसकी डायरेक्शन ऑलरेडी उधर को है, तो ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव टेक होगा, बीटा प्लस अल्फा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल AOB जो है ये असल में अल्फा प्लस बीटा है। एक इसी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज से पहले पेज नंबर है, बुक का पेज नंबर एक्सरसाइज 7.3 से पहले है। ये पेज नंबर यहाँ पे 349 है, जहां से एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है उससे ऊपर वाला ही पेज है। इसमें जो प्रूव किया गया है वो कॉज अल्फा माइनस बीटा का प्रूव किया गया, और उसमें जो OB वेक्टर है वो OA के साथ ही लिया गया है, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा आपने बनाना है। जब अल्फा माइनस बीटा उसमें बनाना होगा तो एक अल्फा पॉजिटिव और एक बीटा पॉजिटिव, दरमियान में उनके जो जगह बनेगी, एंगल बनेगा, वो अल्फा माइनस बीटा बनता है। इस वजह से अल्फा माइनस बीटा के लिए दोनों एंगल अल्फा और बीटा पॉजिटिव टेक किए थे। ठीक है, वो थोड़ा सा बता देता हूं, बात तो हो ही रही है उस पर। एक एंगल अल्फा और एक एंगल बीटा, अल्फा को बड़ा टेक करेंगे, ये अल्फा हो जाएगा बड़ा एंगल, और ये छोटा एंगल जो है ये बीटा है। अब यहां से यहां तक का एंगल अल्फा है और यहां से यहां तक का बीटा है, तो दरमियान वाला एंगल कितना होगा? यकीनन वो इस टोटल में से, ये टोटल अल्फा है, इसमें से इसको माइनस जब करेंगे तो ये अल्फा माइनस बीटा, तो फिर बाकी ये बचेगा। तो उस केस में पॉजिटिव टेक करते हैं दोनों अल्फा और बीटा। उसकी वजह है कि दोनों आपस में जब माइनस होते हैं तो अल्फा माइनस बीटा एंगल दरमियान में बचता है, OA और OB। तो एंगल AOB जो बचता है वो अल्फा माइनस बीटा बचता है। हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए था, इसलिए माइनस बीटा हमने नीचे लिया है इसको, ताकि ये अल्फा से बिल्कुल अलग हो। अल्फा से अलग होगा तो दोनों ऐड होकर दोनों का सम आएगा ना, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल। अगर वो उसका हिस्सा है तो फिर तो नहीं ऐसा हो सकता, फिर उन्हें माइनस करके ज़ाहिर एंगल छोटा बन जाएगा, अल्फा माइनस बीटा करना पड़ेगा। इस वजह से ये काम किया। इसके बाद हमने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा टेक हो चुका है। अब यूनिट वेक्टर्स हैं OA और OB अलोंग एक्स एक्सिस बने हुए हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं OA वेक्टर को लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं? हमें OA की लेंथ का पता है 1 है, हमें OA का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसका पता है कि वो अल्फा है। इसके अलावा हमें नहीं पता कि A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यानी A के x की वैल्यू कितनी है और A में y की कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास पॉइंट की वैल्यूज x और y कोऑर्डिनेट्स की ना हो और लेकिन उसकी लेंथ मालूम हो, उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से और उसका एंगल x एक्सिस के साथ, तो फिर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं, उसे पोलर कोऑर्डिनेट्स भी हम कह सकते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स A के हम बनाएंगे, कैसे बनेंगे? A का डिस्टेंस जो कि 1 है, क्योंकि OA डिस्टेंस यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर की लेंथ 1 होती है। साथ लिखते हैं कॉज और अल्फा, ये उसका x कोऑर्डिनेट बनता है। y कोऑर्डिनेट में इसकी लेंथ 1 और साइन के साथ एंगल लिखा जाता है अल्फा। इसी तरह जो ये वाली लेंथ है, ये भी लेंथ यूनिट वेक्टर टेक किया हुआ है तो 1 होगी। कॉज के साथ अब इसका एंगल लिखा जाएगा जो x एक्सिस के साथ है वो बीटा है। इसी तरह कॉस का एंगल, साइन के साथ भी ये एंगल लिखा जाएगा, साइन एंगल माइनस बीटा टेक होगा, माइनस बीटा। इसी तरह 1 इंटू साइन, मैं थोड़ा सा इधर करके लिख लेता हूं, ये क्लियर हो जाएगा जरा। 1 के साथ कॉज माइनस बीटा, कॉमा लगाकर 1 के साथ साइन माइनस बीटा। तो ये A और B के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। इन कोऑर्डिनेट्स की वजह से हम OA वेक्टर को लिख सकते हैं। जब भी पॉइंट गिवन होता है और वेक्टर बनाना होता है हमने, तो कैसे बनाते हैं उसका पोजीशन वेक्टर? x कोऑर्डिनेट -0 के साथ I, तो कॉज अल्फा के साथ I। दूसरा y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है और उसके साथ हम लिखते हैं j। इसी तरह OB जो वेक्टर है इसको भी हम लिखेंगे उसी तरतीब से। जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट है कॉज माइनस बीटा, तो हम लिखेंगे कॉज माइनस बीटा I के साथ प्लस साइन माइनस बीटा J के साथ। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम टेक कर लेते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉज आता है और ये कॉज है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में एंगल है टोटल वो
कॉज के साथ है। इस वजह से जब हमने साइन वाला प्रूव करना होगा तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। ये कॉज वाला है, इसमें डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि फॉर्मूलों में साइन और कॉज होते हैं, वहां से अंदाजा लग सकता है कि आपने डॉट प्रोडक्ट यूज करना है या कि क्रॉस प्रोडक्ट। ओ ए डॉट ओ बी ये क्रॉस डॉट प्रोडक्ट है। इधर ओ ए की आप वैल्यू लगा दें, कॉज अल्फा आई साइन अल्फा जे, इसे आपने मल्टीप्लाई करना है कॉज माइनस बीटा आई ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, प्लस साइन माइनस बीटा जे, इनका डॉट प्रोडक्ट। ओ ए डॉट ओ बी का दूसरा भी मेथड मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट लेने का, वो क्या था? ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉज और एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है ए ओ बी वो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा आई, इसको मल्टीप्लाई इससे करें। पहले हम उसका जो माइनस एंगल का उसे हम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। साइन अल्फा जे, ये ब्रैकेट अभी रहने दी। कॉज माइनस बीटा है तो कॉज के एंगल का माइनस आप जानते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि ये माइनस खत्म हो जाता है, और साइन के एंगल का माइनस शुरू में आ जाता है, ये शुरू में आ जाएगा साइन बीटा जे। अब हम इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, इसको रेज कर लेता हूं मैं। तो लेफ्ट साइड में यूनिट वेक्टर था ओ ए और ओ बी, हमने खुद टेक किया था, कंसिडर किया था, तो ये 1 1 इनका हो जाएगा मैग्नीट्यूड कॉज अल्फा प्लस बीटा एज इट इज इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट आपने करना है, तो ये बना कॉज अल्फा कॉज बीटा, आई को आई से मल्टीप्लाई, जे को जे से, यही रूल बताया था, माइनस साइन अल्फा और इंटू साइन बीटा, ये प्रोडक्ट हो गए। ये 1 इंटू 1 खत्म हो जाता है, ऐसा ना भी लिखेंगे तो ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 11 हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 के दो पार्ट्स हैं जो सिलेबस में है, उसके बाद जो सिलेबस में नहीं थे स्मार्ट सिलेबस 2021 के, वो हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड और फोर्थ पार्ट है सिलेबस में। पहले हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं, फोर्थ भी थर्ड की तरह से ही है, 1 और 2 पार्ट डिफरेंट हैं, इसके बाद हम वहां से ही शुरू कर देते हैं ताकि 12 के पार्ट इकट्ठे हो जाएं, बाकी जो पिछले क्वेश्चन है वो बाद में करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा, ये प्रूव करना है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 12 में आपने पढ़ी हुई है, लॉ ऑफ कोसाइंस। ये लॉ ऑफ कोसाइंस वहां भी प्रूव किया था ट्राइंगल बनाकर, यहां हमने इसको वेक्टर्स के जरिए से करना है, ठीक है। तो इसका प्रूव हम वेक्टर्स के जरिए से अब करेंगे। पहले आप ट्राइंगल के जरिए फर्स्ट ईयर चैप्टर 12 में कर चुके हैं, तो कंसिडर करते हैं या टेक कर लेते हैं ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ए triangle and ABC are vectors along sides of this triangle। साइड्स कौन सी हैं? पहले BC साइड है, इसके लॉन्ग हमने एक वेक्टर A बनाया है, यहाँ पर जो A के अपोजिट है और जो B के अपोजिट है AC, B के अपोजिट है AC, तो AC नाम लिख देते हैं। एंड उसके बाद है AB, तो AB नाम लिख देते हैं। ये वेक्टर्स हमने इन नामों की जगह पर उनके स्मॉल नेम्स रख लिए ABC, इसके सामने B, इसके सामने C, ताकि आसानी हो जाए कैलकुलेशन में। अब अगर ये ट्राइंगल के जो हैं वो वेक्टर्स हैं साइड्स के अलोंग, इसका मतलब ये हुआ
कि इन तीनों के वेक्टर्स का सम अगर हम करते हैं तो वो 0 आ जाता है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट किया है और A, उसके बाद आगे B और ये वापस B पर आ रहा है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड, तीनों का सम जो है वो 0 के इक्वल आएगा। अब देखें हमने जो प्रूव करना है लॉ ऑफ कोसाइंस में, उसमें B पहले है, B एक साइड पर है, तो इसमें भी आप B को इस साइड पर रहने देंगे, A और C को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ये चीज एक इक्वेशन आ जाती है हमारे पास। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी के साथ, मल्टीप्लाई इट विद B इज इक्वल टू -A माइनस C। तो B को B के साथ, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई, और राइट साइड में था -A माइनस C, इसको मल्टीप्लाई इस तरह से कर देते हैं। अब जो मल्टीप्लाई है वो डॉट प्रोडक्ट है, तो हम ये कह लेते हैं, ज्यादा बेहतर है कि टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, ये बेहतर है क्योंकि वेक्टर्स की बात हो रही है तो उसमें प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, तो इसलिए मल्टीप्लाई लिखना मुनासिब नहीं है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो डॉट प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो दोनों मल्टीप्लीकेशन ही है। तो इस तरह से लिख लिया। अब ये जो B डॉट B है, इससे हमने पढ़ा हुआ है कि वेक्टर सेम हो, डॉट प्रोडक्ट हो, तो उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा जाता है। और इसी तरह -A डॉट -A को जब हमने करना है, -A डॉट -A, तो पहले मैं ऐसे लिख देता हूं, -A डॉट -A प्लस लगाकर -A डॉट -C, ये हो गए, फिर प्लस लगाकर -C डॉट -A, और उसके बाद प्लस लगाकर -C डॉट -C। तो A को पहले दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर -C को दोनों से मल्टीप्लाई, मतलब डॉट प्रोडक्ट टेक किया। इसके बाद हम क्या करते हैं, A डॉट A से क्या बन जाएगा, A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और A डॉट C यहां पर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहां पर C डॉट A आ जाएगा, और वहां पर C के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर सेम है, उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है। -C का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो या +C का, आंसर सेम ही होता है, तो मैंने +C का और +A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहां पर जो AC है ये दो बनते हैं, क्योंकि C डॉट A और A डॉट C आप जानते हैं कि ये वेक्टर्स में सेम होते हैं। ठीक है, इसको यहां से हम इरेज कर लेते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है, ये रेज हो गया। इसके बाद अब B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, इसे आप सिंपल B स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट बन चुका है, अब ये वेक्टर नहीं रहा। ठीक है, इसी तरह इक्वल के बाद ये A स्क्वायर है, वो वाला C स्क्वायर है, और इन दोनों को मिला दें, A डॉट C C डॉट A, ये असल में A डॉट C ही होता है, इसे AC कह सकते हैं, CA भी लिखा जा सकता है। तो ये 2 टाइम्स है, दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस और प्लस, तो आप लिखेंगे +2AC, A डॉट C, ये डॉट उसके अंदर रहेगा, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं और इनका डॉट अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, ये वेक्टर नहीं रहा, ये हमने जब मैग्नीट्यूड टेक कर लिया है तो ये एक स्केलर बन चुका है, और ये भी एक स्केलर बन चुका है, ऐसे भी मैंने C लिख दिया, वेक्टर नहीं रहा, ये भी वेक्टर नहीं है। ठीक है, अब वेक्टर ये वाले हैं, अभी A और C, इनका डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं। अब A और C का जो डॉट प्रोडक्ट है, फॉर्मूला क्या होता है डॉट प्रोडक्ट का, हमने वो लिखना है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड A का, C का मैग्नीट्यूड, एंड कॉज एंड एंगल बिटवीन A एंड C, यही पढ़ा था। तो एंगल बिटवीन A एंड C डायग्राम से हमने देखना है वो कौन सा है एंगल बिटवीन A एंड C। तो A पर अगर एंगल हम अल्फा रखें, B पर एंगल बीटा रखें, C पर एंगल गैमा रखें। शुरू में कंसिडर करते वक्त भी आप इस बात को लिख सकते हैं कि A पे एंगल, ये सारे एंगल्स के नाम। ठीक है, तो इसके बाद अब A और C के दरमियान में एंगल कौन सा है, ये वेक्टर A है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ को है, और वेक्टर C ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये वेक्टर इस तरह से आ रहा है, ये वेक्टर हो गया A, ये वेक्टर आ गया C। इनके दरमियान में जब एंगल फाइंड करना है तो बाय डेफिनेशन ऑफ एंगल हम यहां वाला एंगल, ये वाला टेक नहीं कर सकते। क्यों टेक नहीं कर सकते, डेफिनेशन क्या है कि 2 रेज स्टार्टिंग विद ए कॉमन पॉइंट फॉर्म एन एंगल। इसलिए एंगल जब बनाया जाता है तो दोनों रेज का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, उनकी डायरेक्शन वहीं से निकल रही होती है, उस पॉइंट से, इस पॉइंट से उस तरफ को और इसी पॉइंट से उस तरफ को। ठीक है, हम ऐसा नहीं करते कि इसको थोड़ा बढ़ा लें और एंगल इधर का टेक कर लें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर इसकी डायरेक्शन इस तरफ को होगी
तो फिर हमें इस तरफ को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉइंट से दो रेस का निकलना जरूरी है जिनके दरमियान वाला एंगल हमने टेक करना है। इसलिए ये जो पॉइंट है इसमें ये रे आ रही थी, इसमें से रे वापस जा रही थी, जो रे आ रही है उसको आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि इस पॉइंट में से दो रेज निकलती नजर आए, एक इधर को और एक इधर को, फिर ये इनके दरमियान में एंगल होगा बाय डेफिनेशन, जो हमने एंगल की डेफिनेशन पढ़ी हुई है उसके मुताबिक। तो ये वाला एंगल हमें चाहिए। अब वो एंगल हमें पता है बीटा है। टोटल एंगल कितना होता है एक स्ट्रेट लाइन पर? टोटल एंगल 180 होता है। 180 में से ये कितना है? बीटा। उसको बीटा को अगर निकाल दें तो बाकी जो बचेगा वो ये एंगल ही होगा, और यही हमें रिक्वायर्ड था। इसलिए इनके दरमियान में एंगल आ जाएगा 180 माइनस बीटा। अब 180 माइनस बीटा फर्स्ट ईयर चैप्टर 10 आपने पढ़ा हुआ है अलाइड एंगल्स में। ये मैग्नीट्यूड लिया है तो ये अब वेक्टर नहीं रहे तो इसके दरमियान में ये जो लाइन अंडरलाइन था वो भी हमने छोड़ दिया, कॉज। तो अलाइड एंगल्स की बात हो रही थी। 2 टाइम्स 90 है, यानी 90 का इवन मल्टीपल, तो कॉज कॉज में रहेगा, अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, और एंगल बीटा उसके साथ लिखा जाएगा। अब क्वाड्रेंट कौन सा बनता है 180 माइनस बीटा करने से? सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, क्योंकि क्वाड्रेंट्स इस तरह से थे 0, 90, 180। 180 में से जब कोई 90 से लेस एंगल माइनस करना है तो सेकंड क्वाड्रेंट बन जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉज होता है वो नेगेटिव होता है, वहां तो सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव बनता है। इसलिए हम इसको लिखेंगे माइनस कॉज बीटा इन प्लेस ऑफ कॉज 180 माइनस बीटा, यानी इसकी वैल्यू ये बनती है अकॉर्डिंग टू अलाइड एंगल्स इन चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर। प्रोडक्ट कर लें 2ac कॉज बीटा बी स्क्वायर। तो यही स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी थी। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 12 का फोर्थ पार्ट। जो फोर्थ पार्ट है इसको देखें तो इसमें सी स्क्वायर है इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज एंगल सी लिखा हुआ है। तो इसमें जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें बस इतना ही फर्क है कि इसमें लेफ्ट साइड में सी है, उसमें लेफ्ट साइड में बी था, इसमें सी है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर जिस जगह पे ये हमने स्टेटमेंट लिखी थी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, बी को रहने दिया था, अब सी को रहने देंगे। ठीक है, इस तरह आप सी को रहने देंगे। ये मैं बात कर रहा हूं फोर्थ पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 12 का। आपने फिर सी डॉट सी करना है इसी तरतीब से जैसे उसमें किया था, इसकी राइट साइड को एज इट इज इसी से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है जी, ये डॉट प्रोडक्ट जब सॉल्व करेंगे डॉट प्रोडक्ट, उसमें फिर ए और बी के दरमियान में एंगल आ जाएगा। ए और बी के दरमियान एंगल का कैसे आएगा, ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ की थी ए बी सी, यहां पर वेक्टर ए है, इधर वेक्टर बी है, इधर वेक्टर सी है। तो ए और बी के दरमियान में, ए और बी के दरमियान एंगल, ये रे इस तरफ आ रही है और ये रे इधर से जा रही है, हमने इसको प्रोड्यूस करना है, क्योंकि एक ही पॉइंट से दो रेज निकलनी चाहिए, फिर उनके दरमियान में अगली साइड पे एंगल होता है। तो एक रे जो यहां से आ रही थी उसको प्रोड्यूस करना पड़ा, तो ये ए एंगल बना, ये ए बना वेक्टर, इसके और बी के दरमियान में एंगल ये वाला। ये एंगल कितना है, एंगल सी या गैमा है। तो टोटल एंगल कितना होता है, ये वाला, ये टोटल एंगल 180 है। तो 180 में से ये वाला एंगल आप माइनस जब कर देंगे ये वाला एंगल, तो बाकी जो बच जाएगा वो यही एंगल होगा, और यही रिक्वायर्ड है 180 माइनस सी। तो कॉस 180 माइनस सी आ जाएगा वहां पर, ये आपने खुद करना है, ये हिंट दे रहा हूं सिर्फ। 180 माइनस सी, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस आएगा, 180 2 टाइम्स ऑफ 90 है, कॉस अपनी को रेशो में चेंज नहीं हुआ, और एंगल सी माइनस कॉस सी यूज होगा, और ये प्रूव हो जाएगा बिल्कुल उसी मेथड से जो पिछले पार्ट में किया था। इसके बाद अब आप जो सिलेबस के बाकी क्वेश्चंस बच गए हैं, जो स्मार्ट सिलेबस के नहीं है वैसे इस बुक के क्वेश्चंस हैं, उनकी तरफ चलते हैं। पार्ट 1 है, पार्ट 1 में है b इज इक्वल टू सी कॉज ए, b इज इक्वल टू सी कॉज ए, और प्लस a कॉज सी, a कॉज सी। किसी भी ट्राइंगल में इसे प्रूव करना है, तो उसी तरीके से हम पहले कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर अ ट्राइंगल, ए बी सी एक ट्राइंगल ले लें, उसके एंगल्स को ए बी सी ही रखते हैं, उसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। और ए बी सी आर वेक्टर्स अलोंग साइड्स
कौन सी साइड्स, ए के सामने क्या होना चाहिए, बी सी साइड, बी के सामने ए सी और सी के सामने ए बी, ये साइड्स हैं। हम यहाँ पे ट्रायंगल उसी तरतीब से जो पहले बनाई थी फिर बनाते हैं, ए बी और सी। बी को थोड़ा यहाँ पे करके लिख लेता हूँ मैं। ए के अपोजिट साइड पे मैंने वेक्टर ए लिया हुआ है, बी के अपोजिट साइड पे वेक्टर बी और यहाँ पे वेक्टर सी टेक किया हुआ है। ये एंगल सी है, ये एंगल ए और ये एंगल बी है। ये सारा कुछ हमने इसमें कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, अब ये ट्रायंगल है, इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं, जब ये ट्रायंगल है तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि तीनों जो वेक्टर्स हैं अलोंग देयर साइड्स, इनका सम होगा 0 के इक्वल। अगर इनका सम 0 है, या जाहिर है वो तो सम 0 ही आना है, तो फिर हम यहां से b को एक साइड पे रहने देते हैं, a को, और c को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसका डॉट प्रोडक्ट अब हम कर लेते हैं, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ 1 विद b, सिर्फ b के साथ। अब मैंने b इज इक्वल टू -a -c नहीं लिखा, सिर्फ b के साथ। b डॉट b हो जाएगा और इज इक्वल टू -ac डॉट b हो जाएगा। ठीक है, यहां पर b की वैल्यू नहीं लगानी। पिछले क्वेश्चन में जो लॉ ऑफ कोसाइंस का प्रूव किया है उसमें हमने b की वैल्यू लगाई है। ठीक है, यहां पे हमने b की वैल्यू नहीं लगानी, b एज इट इज आएगा और एज इट इज ही आपने राइट साइड को प्रोडक्ट में ले आना है, -a डॉट b -c डॉट b, क्योंकि यहां पे किसी और चीज का स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर होता तो a और c हम वहां पे लिखते और a का स्क्वायर और c का स्क्वायर बनता। राइट साइड में कोई स्क्वायर ही नहीं है और एंगल भी 2 है, याद रखने के लिए बता रहा हूं। एंगल 2 है राइट साइड पे, जो लॉ ऑफ कोसाइंस किया उसमें एंगल 1 था राइट साइड पे। ठीक है, एक अगर एंगल है तो जाहिर है आपने ये वैल्यू वापस लगानी है, ए सी के ऊपर स्क्वायर्स आ जाएंगे और ए डॉट सी खाली बचेगा और एंगल ए डॉट सी में कॉस के साथ एक ही आएगा। यहां पर 2 एंगल हैं तो बी के साथ जब इन दोनों का डॉट होगा, ए डॉट बी और सी डॉट बी, अब एक एंगल यहां से आएगा ए और बी के दरमियान वाला और एक एंगल यहां से आएगा बी और सी के दरमियान वाला, तो एंगल हो जाएंगे 2, क्योंकि 2 डॉट प्रोडक्ट है और स्क्वायर भी नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट हैं, इस वजह से। तो a डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये हो गया। और आगे आएगा कॉज एंड एंगल बिटवीन a एंड b, c के साथ c का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, कॉज के साथ एंगल बिटवीन c एंड b। अब एंगल बिटवीन c एंड b और a एंड b हमने देख रहे हैं डायग्राम से। पहले a और b का एंगल देखें आप। a कहां पे है, ये a है और ये b है। a को प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि एक ही पॉइंट से 2 रेज निकले और एंगल दरमियान वाला हम टेक करें, ये वाला एंगल। जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था 180 माइनस सी, क्योंकि टोटल एंगल यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन का 180 होता है, इसको निकाल दिया तो बाकी ये बच गया 180 माइनस सी। इसको यहां लिख लिया 180 माइनस सी। अब सी और बी के दरमियान में एंगल देखना है, ये सी और ये बी है, बी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो ये एंगल चाहिए, तो ये कितना होगा 180 माइनस ए। इसको लिख लिया 180 माइनस ए। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद यहां से माइनस ए बी बन गया, वेक्टर नहीं रहे, अब मैग्नीट्यूड है उनका। और यहां पर जो कॉज 180 माइनस सी है, अकॉर्डिंग टू अलाइड एंगल्स चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर, कॉज अपनी कोरेशो में चेंज नहीं हुआ क्योंकि 90 का इवन मल्टीपल है। 180 माइनस सी सेकेंड क्वाड्रेंट है, माइनस लगेगा और एंगल सी आएगा साथ। सिमिलरली सी और बी से आप बी सी भी लिख सकते हैं, एक ही बात होगी। कॉज 180 माइनस ए है तो कॉज ए रह जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो उसकी वजह से माइनस आ रहा है। इसके बाद लेफ्ट साइड जो बी का स्क्वायर है वो लिख दी, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ए बी कॉज सी आ जाएगा, ए बी कॉज सी। ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और बी सी कॉज ए आ जाएगा। अब आप डिवाइड कर दें बोथ साइड्स बाय बी। बी के साथ जब डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इधर से बी कैंसिल हो जाएगा और इधर से बी कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा। और यही हमने प्रूव करना था, जैसे प्रोजेक्शन लॉ भी हम कहते हैं।
प्रोजेक्शन लॉ हमने प्रूव कर लिया। सिमिलरली यहां पे सेकंड प्रोजेक्शन लॉ भी मौजूद है, वो भी आपने इसी मेथड से खुद ही सॉल्व कर लेना, इजी है। उसमें क्या है, सी है लेफ्ट साइड पे, तो आपने सी को लेफ्ट साइड पे रहने देना है, ए और बी को नेगेटिव कर देना राइट साइड पे भेजकर, और उसके बाद उनका डॉट प्रोडक्ट भी सी के साथ ही टेक कर लेना है, जैसे मैंने यहां बी के साथ किया था, इस पार्ट में सेकंड में सी के साथ हो जाएगा, बाकी सेम है। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 1 के हमने एक पार्ट किया था, 2 का पार्ट कोई नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। तो पहला पार्ट ही कर लेते हैं सिर्फ। पहले पार्ट में ए वेक्टर दिया हुआ है आई माइनस के, और वेक्टर बी दिया हुआ है जे प्लस के। अब ये एक टॉपिक है आपकी बुक में लिखा हुआ है, यही वाला, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। ए अलोंग बी का प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, एक वेक्टर है, एक दूसरा कोई वेक्टर है, दो वेक्टर्स हैं। अब यकीनन एक वेक्टर अगर इस तरफ का दूसरे वेक्टर का उसके ऊपर इमेज हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसके एंड से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए, परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो ये अगर वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, यहां से लेके वहां तक ये वेक्टर बी है, इसके ऊपर जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो सिर्फ यहां से लेके यहां तक आ रहा है, ये प्रोजेक्शन आ रहा है। और ये किसका प्रोजेक्शन है, ए का। ए का प्रोजेक्शन है बी के अलोंग, यानी बी के ऊपर ए का प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। जब इसको हमने प्रूव करना है, फॉर्मूला इसका लिखना है कि फाइंड आउट कैसे करें ये लेंथ को, तो उसके लिए सिंपल मेथड ये होता है, ए अलोंग बी का जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ये होगा ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसको ये भी लिख सकते हैं ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर। इसी तरह बी अलोंग ए भी टेक किया जा सकता है। उसमें क्या होगा, बी का प्रोजेक्शन बनाना है ए के ऊपर, तो बी के एंड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, इसके एंड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ऐसा एंगल जो 90 का एंगल बनाता है। ऐसी लाइन ड्रॉ होती है, जो परपेंडिकुलर लाइन है वो 90 का एंगल बनाती है, तो ये लाइन इस तरफ से आ रही होगी, तो ये इमेज पड़ रहा है उसके ऊपर बी का। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बी अलोंग ए की, प्रोजेक्शन की, तो उसके लिए ए डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो जिसके अलोंग है उसका मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा, ऊपर ए डॉट बी रहेगा। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो पहले हमने प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो इसके लिए क्या होगा, ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। इनको इकट्ठा इसी फॉर्मूले में यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम ए डॉट बी अलग सॉल्व करें और बी का मैग्नीट्यूड अलग सॉल्व करें, इसी में कर लेते हैं। ए डॉट बी क्या है, आई माइनस के डॉट जे प्लस के डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर और स्क्वायर रूट आएगा। आई डॉट जे खत्म हो जाएंगे, जाहिर है आई डॉट जे 0 होता है, के डॉट के बाकी बचता है, वो बचता है -1 ओवर ये 1 + 1 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। अब हमने फाइंड करना है मजीद प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। इसे कैसे करेंगे, सेम मेथड है, ए डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड आ रहा है। अब तो ए का यहां पे वैल्यू पहले लगा लेते हैं, ए की, ये ए की वैल्यू हो गई, डॉट ये बी की वैल्यू हो गई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये है, तो यहां 1 का स्क्वायर है और प्लस -1 का स्क्वायर है। तो आई डॉट जे और के डॉट जे सारे 0 होते हैं, सिर्फ के डॉट के की वजह से -1 बचेगा, -1 इसका और 1 उसका मल्टीप्लाई होकर -1, 1 + 1 ये 2 और स्क्वायर रूट। तो ये भी वही है, जो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी है उतना ही प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए का रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट हम कर चुके हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तीन वर्टिसेस गिवन है इस क्वेश्चन में, ए बी और सी। ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। इसमें सी के अंदर एक जी नजर आ रहा है, हमें इस जी को कैलकुलेट करना है, और हमें ये गिवन है कि राइट एंगल इस ट्रायंगल का सी पे है, राइट एंगल इस ट्रायंगल का सी पर है, ठीक है जी। इसको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम ट्रायंगल बना लेते हैं।
ट्राइंगल जिसमें राइट एंगल सी पे होगा, राइट एंगल यहां पे है सी पर, ये ए कर लेते हैं और इसे हम बी कर लेते हैं। अब राइट एंगल सी देने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि हमें पता है कि राइट एंगल जहां पे बनता है वहां पे दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, और अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो हमें दो वेक्टर चाहिए असल में, एक सी बी और एक सी ए। इनका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, जीरो के इक्वल आ जाएगा क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो पहले सी बी कैलकुलेट कर लेते हैं, सी बी कैसे आता है, सी माइनस बी माइनस सी करके 7.2 में हमने ये पढ़ा हुआ है। -2 - 0 आई, 2 - 2 जे और 1 - जी के साथ। इसी तरह दूसरा चाहिए सी ए, तो ये होगा a माइनस सी करके पोजीशन वेक्टर ऑफ a माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ c। तो a का 1 है और c का 0 है i के साथ, a का -1 है और c का 2 है j के साथ, a का 0 है और c का z है। ठीक है जी, ये तीनों लिख लिए, k के साथ हो गया। अब हमें गिवन था ये कि एंगल एट c है, सो हम लिख सकते हैं कि बाय गिवन सी बी डॉट सी ए इज इक्वल टू 0। तो सी ए ये बनता है -2i, सी बी की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, प्लस 0j प्लस 1 - जी के। थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, इसको यहां पहले सॉल्व करके लिखना था, इसको भी सॉल्व करके एक लाइन आनी थी, फिर हम ये डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप कर सकते हैं खुद ही। सी ए कितना रिजल्ट आता है i, और यहां पे कितना आ रहा है -3 जे, ये के कितने आ रहे हैं -जी के इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, क्योंकि आई को किसी और से किया जे और के से तो 0 आ जाएगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। ये भी हम इसी एक्सरसाइज के शुरू में पढ़ चुके हैं। तो -2 1 के साथ, 0 -3 के साथ, 1 - जी के साथ इक्वल टू 0। ये बना -2, ये 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है प्रोडक्ट को। ये बनेगा -g प्लस जी स्क्वायर, पहले मैं जी स्क्वायर लिख लेता हूं, -g बाद में लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो अरेंजमेंट कर लें, ये अरेंज कर लिया इनको। मिड टर्म ब्रेक करके देखें यहां पे, तो मिड टर्म ब्रेक कितनी आ रही है, जी स्क्वायर प्लस जी -2g-2 इज इक्वल टू 0। तो ये पेयर बन रहा है माइनस, बिल्कुल ठीक है, यही पेयर है। जी कॉमन कर लें, जी +1 -2 कॉमन कर लें, जी +1 इक्वल टू 0। तो जी +1 कॉमन कर लें तो जी -2 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, जी +1 0 और जी -2 को अलग अलग 0 करते हुए जी की वैल्यू -1 और 2, दो वैल्यूज में मिल गई हैं इस क्वेश्चन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो पहला पार्ट है इसमें लिखा है शो दैट दीज वेक्टर्स फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, दूसरे पार्ट में लिखा है शो दैट दीज पॉइंट्स फॉर्म ए राइट, उसमें वेक्टर दिए हुए पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में सिर्फ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए, यानी वर्टिसेस दिए हुए ट्राइंगल के। दोनों का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जब तीन वेक्टर हमें दिए हुए हैं तो आप पहला पार्ट जरा करके देखते हैं पहले, कि इसमें 3i के साथ है, दूसरे दोनों को आप देखें, पहले मैं लिख ही लेता हूं यहां पे, 3i - 2j प्लस k लिखा है। एक वेक्टर हम इसे लेट कर लेते हैं कि ये a है। दूसरा जो वेक्टर दिया हुआ है i - 3j प्लस 5k, तीसरे वेक्टर को हम c लेट कर लेते हैं, 2 1 और -4, 2 1 और -4। ये तीन वेक्टर्स हैं। आप देखें कि ये i3 है, इसका i2 + 1 3 आएगा, ये -2 है, इन्हें ऐड करें तो -2 आता है, ये k 1 है और इसके k ऐड करें तो 1 आता है। तो क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि एक वेक्टर दो के सम के इक्वल आ रहा है। जब ऐसा होता है तो ट्राइंगल इसमें शो होती है, तीनों वेक्टर्स का सम 0 आ जाए तब भी ट्राइंगल। अगर हमें इस तरह के वेक्टर ऑलरेडी दिए हुए हैं तो फिर हमें ये नहीं पता कि इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी, यानी ट्राइंगल बनी हुई है ना ये वाली,
ये एक ट्रायंगल बनी हुई है। इस ट्रायंगल में अगर तो सर्कुलर उसकी रोटेशन नज़र आ रही है सर्कल उसकी वेक्टर्स की, फिर तो ये चीज़ आएगी ना कि आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी, तो रिजल्टेंट क्या आया 0। लेकिन अगर आप इस तरह से करें कि आपको वेक्टर्स का पता हो कि इसके अलॉन्ग कोई वेक्टर्स हैं लेकिन डायरेक्शन का पता ना हो, तो फिर हम ये नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी की सेम डायरेक्शन कर लें जी, ए ये है, बी ये है और सी ये है, तो ए प्लस बी प्लस सी करके 0 कर लें, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था क्वेश्चन नंबर 12 में। तो ये हम नहीं कर सकते, हमें खुद लेट करना पड़ता है। यहाँ वेक्टर दिए हुए हैं, हमें इनकी डायरेक्शन नहीं दी हुई, तो हमने क्या करना है, हमने फिर ये देखना है कि इनके आई के कोफिशिएंट कौन से दो हैं जिनको ऐड करके तीसरे के इक्वल आता है, क्योंकि दूसरी सूरत ये होती है ट्रायंगल की, एक वो और एक ये। तो यहाँ पे वो वाली यूज़ नहीं होगी, वो सेकंड पार्ट में यूज़ होगी, तीनों का सम इक्वल टू 0, क्योंकि वहाँ डायरेक्शन हम खुद बनाएंगे, पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, यहाँ वेक्टर्स दिए हुए हैं, यहाँ वैसे नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करेंगे, हम b प्लस सी कर लेते हैं, दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, i माइनस 3j प्लस 5k प्लस करना है इसको दूसरे वेक्टर में, तो ये तीनों दो वेक्टर्स का सम आ गया b और c। पहले मैंने चेक कर लिया था ना कि i के कोफिशिएंट का सम तीसरे a वाले के इक्वल है या नहीं। i ऐड करें, कितने i बनेंगे 3i, j ऐड करें माइनस 2j, k ऐड करें प्लस k। तो b प्लस सी लेफ्ट साइड में है जिसे हम सॉल्व कर रहे थे राइट साइड में, लेकिन वो सॉल्व करते हुए a के इक्वल आ गई। इट शोज a b एंड c फॉर्म ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल तो जरूर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, कैसे ये भी जरा बता दूं मैं आपको, ये इस तरह से कर लेते हैं, ये एक वेक्टर a, इसके अकॉर्डिंग ये a नहीं है, इसके अकॉर्डिंग ये b और ये c और ये उनका रिजल्टेंट a, ये भी ट्रायंगल ही बन रही है। एक वेक्टर b, एक वहां से स्टार्ट हो रहा है c, और एक इसके शुरू से और वहां के एंड तक, यानी हेड टू टेल रूल इन दोनों पे जब लगाया तो रिजल्टेंट आया ये वाला। तो इस तरह से भी ट्रायंगल बनती है, ट्रायंगल लॉ इसे कहा जाता है, सम ऑफ रूल्स के लिए हेड टू टेल रूल ट्रायंगल लॉ भी कहा जाता है। तो उसके मुताबिक शो हो जाता है कि ये ट्रायंगल है, लिहाजा यहां से मैंने ये जुमला इसी वजह से लिखा कि ये एक ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं। लेकिन हमने प्रूव ये करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें पता है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 लेके आना है। अब कौन से दो का डॉट 0 आ रहा है ये मैंने फर्जी बनाई है, इसके अकॉर्डिंग हमें नहीं पता कौन सा किसके इक्वल आएगा सम। हो सकता है इन दोनों का सम इसके इक्वल आ जाता, ये भी पॉसिबल था। ठीक है, इन दोनों का सम उसके इक्वल आ जाता। तो इस तरह से हम वेक्टर्स को मुख्तलिफ तरह से कर सकते हैं। यहां पे ये चीज आ रही है तो इसके मुताबिक हमें ये नहीं पता चला कि एंगल 90 कौन सी जगह पे है, किन दो वेक्टर्स के दरमियान में है, वो हमें कैलकुलेट करना है अभी, तो इसके बाद ही करना है। आगे कर लेते हैं। पहले हम a डॉट b करते हैं। a डॉट b, इनके दरमियान में एंगल 90 है या नहीं, कैसे पता चलेगा? अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो दरमियान में 90 एंगल है। तो आप करके देखें, 3i माइनस 2j प्लस के, डॉट प्रोडक्ट इसका लिया i माइनस 3j प्लस 5k, डॉट प्रोडक्ट बनता है 3 प्लस 6 प्लस 5, तो ये बना 8 और 6 14, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है a और b के दरमियान एंगल 90 नहीं है। अब आप कर दें a और c के दरमियान, फिर a और b के, b और c के दरमियान भी चेक कर लेंगे। तो पहले a लिखा, a की वैल्यू, ये a की वैल्यू आ गई, डॉट c की वैल्यू लिखनी है 2i प्लस j माइनस 4k। इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 6, 3 इंटू 2 6, और j मल्टीप्लाई जब होंगे तो कितना आएगा -2, k और k होंगे तो -4, तो ये 0 आ रहा है। इसका मतलब है a और c के दरमियान में एक राइट एंगल मौजूद है। सो देयर एग्जिस्ट अ राइट एंगल एट c, एट c नहीं बल्कि a और c के दरमियान में b होगा, बिटवीन a एंड b कह लेंगे थे, बिटवीन a एंड b। तो यहां से ये शो होता है कि ट्रायंगल थी और एक राइट एंगल भी उनके दरमियान मौजूद है, लिहाजा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और यही हमने प्रूव करना था। सेकंड पार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6 का।
सेकंड पार्ट में और इस फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा जो फर्क है वो क्या फर्क है मैंने शुरू में भी बताया कि अब इसमें हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, वेक्टर्स नहीं दिए गए। जब पॉइंट्स दिए गए हैं तो फिर क्या करना है, हम अपनी मर्जी के वेक्टर्स बनाते हैं। ट्रायंगल की साइड्स की डायरेक्शन हमें पता होती है, हमने वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में टेक किया है, तो तीनों एंगल्स का सम हम 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल है कोई पी क्यू आर, यहां P लिख लेते हैं, यहां Q लिख लेते हैं, यहां R लिख लेते हैं। वेक्टर P से Q की तरफ, Q से R की तरफ और R से Q की तरफ वापस। इसका मतलब क्या होगा कि तीनों का सम 0 आ रहा है। ठीक है, हम वेक्टर बना लेते हैं, पी क्यू बनाएंगे पहले इस डायरेक्शन में। पी क्यू कैसे बनता है, क्यू माइनस पी करते हुए, तो 4 - 1 I और 1 - 3 इनके साथ K आएगा और J आएगा, और प्लस 4 - 2 इसके साथ आ जाएगा K, और ये बनेगा 3I - 2J प्लस 2K। ये बना पी क्यू वेक्टर। दूसरा बनाना है क्यू आर, दूसरा वेक्टर बनाते हैं क्यू आर वेक्टर। क्यू आर है पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, तो ये बनेगा 6 - 4I प्लस 5 - 1J प्लस 5 - 4K। क्यू आर था आर माइनस क्यू। ठीक है, 6 माइनस और 5 बिल्कुल ठीक है, तो ये आएगा 2I प्लस 4J प्लस K। इसके बाद तीसरा वेक्टर बनेगा आर पी वेक्टर। ये कैसे बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R, P माइनस R, तो 1 - 6I प्लस 3 - 5J प्लस 2 - 5K। P माइनस R बनाना था, वही बनाया हमने, तो ये कितना होगा, -5I - 2J - 3K। ठीक है, अब क्या करें, नाउ अगर ये ट्रायंगल है तो तीनों का सम क्या आना चाहिए, 0। इसलिए तीनों का सम करके देख लेते हैं, पी क्यू, क्यू आर और आर पी, इनका सम करना है। 3I - 2J प्लस 2K, ये लिखा पी क्यू की वैल्यू को, क्यू आर की वैल्यू 2, 4 और 1 है, 2 + 4 + 1 है, और उसके बाद थर्ड आर पी की वैल्यू -5I 2J और -3K। तो रिजल्ट देख लें, 3 + 2 - 5 0 हो जाएगा, -2 इसको मैं लिख लेता हूं पहले I, इन दोनों के I ऐड कर लें या सारे I इकट्ठे कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। तो कैसे होगा जी, 3 + 2 - 5, इसका J अब इकट्ठे कर लें, कोफिशिएंट इस J का, उस J का और इस J का, ये J के कोफिशिएंट्स इकट्ठे हो गए। अब K के इकट्ठे कर लें, 2 1 और -3, 2 1 और -3, ये भी 0I आ रहा है, ये भी 0J आ रहा है, ये भी 0K आ रहा है। इसका मतलब है 0, तीनों का सम 0 आ गया। इसका क्या क्लियर रिजल्ट आया, इट शोज दैट PQR फॉर्म ए ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं PQR, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं ये नहीं पता चला अभी, क्योंकि यहां लिखा है कि राइट एंगल हमने प्रूव करनी है। तो राइट एंगल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई से दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपको टेक करना पड़ेगा, वो 0 आना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए वेक्टर्स रिक्वायर्ड है, इसलिए वेक्टर्स को मैं इरेज नहीं कर रहा। तो ये करते हैं वहां तक, ये उसके बाद वाले स्टेप्स हैं जो यहां तक मैंने रेज किया, उसके बाद ये मैंने अपनी आसानी के लिए यहां पे छोड़ दिया, इन्होंने यूज होना है। तो पी क्यू डॉट क्यू आर करके देखें 0 आता है तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, तो फिर नेक्स्ट 2 करने पड़ेंगे। इनका डॉट प्रोडक्ट
वैल्यूज ऊपर लिखी हैं, दोबारा यहां लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, वैसे लिखना आपको चाहिए, आप लिखेंगे। इनका मैं डायरेक्टली कर लेता हूं। 3 इंटू 2 6 प्लस -2 इंटू 4 -8 प्लस 2 इंटू 1 2। तो देखें जी रिजल्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब है इट शोज देयर एग्जिस्ट राइट एंगल एट नहीं बिटवीन PQ एंड QR, यानी कि एट Q, पॉइंट Q के ऊपर राइट एंगल बनता है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट PQ डॉट QR इज इक्वल टू 0। तो राइट एंगल ट्राइंगल जो शो करनी थी वो शो हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 8, और ये लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन रह गया है इस एक्सरसाइज का। बाकी हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं ऑलरेडी। प्रूव दैट द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो हम इसमें लेट कर लेते हैं पहले कि A-B-C आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल with position vectors small a, small b, small c respectively, and D, E and F are midpoints of sides ए बी को, यानी ट्राइंगल हम बना लेते हैं ताकि इजीली हम इसको लिख सकें। ये मैंने वर्टिसेस रखे ए बी सी, इसका पोजीशन वेक्टर ए रखा, इसका पोजीशन वेक्टर बी और इसका पोजीशन वेक्टर सी। अब जो यहाँ पे पॉइंट है उसे डी कर लेते हैं, इसके बाद ये बी सी है इसको ई कर लेते हैं और ये ए सी इसको एफ कर लेते हैं। तो डी ई और एफ, डी किसका मिड पॉइंट है ए बी का, तो यहाँ लिख लेते हैं ए बी और ई है बी सी एंड उसके बाद है सी ए। ये तीनों साइड्स के मिड पॉइंट हमने टेक कर लिए। इनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो क्या होंगे फिर, पोजीशन वेक्टर डी ई और एफ के, चूंकि ये मिड पॉइंट्स हैं तो इनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो इस तरह से आएंगे कि डी का पोजीशन वेक्टर इन दोनों पॉइंट्स की जिसका वो मिड पॉइंट है उनके वेक्टर्स का सम डिवाइड बाय 2 करने से आएगा। इसी तरह जो ई है इसका पोजीशन वेक्टर इसके जो एंड पॉइंट्स थे इनका सम डिवाइड बाय 2। इसी तरह एफ है ए प्लस सी डिवाइड बाय 2 करने से आएगा। तो ये इनके पोजीशन वेक्टर्स हो गए, ठीक है जी। तो यहां पे लिख लेते हैं पोजीशन वेक्टर्स ए प्लस बी बाय 2, बी प्लस सी बाय 2 एंड तीसरा क्या है ए प्लस सी बाय 2 रिस्पेक्टिवली। इसके बाद अब कोई भी राइट बाई सेक्टर, राइट बाई सेक्टर था इसलिए मैंने मिड पॉइंट टेक किए, क्योंकि राइट बाई सेक्टर एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि किसी लाइन के मिड पॉइंट में से पास कर रही होती है, इसलिए मैंने यहां पे तीनों साइड्स के मिड पॉइंट टेक किए हैं। तो कोई राइट बाई सेक्टर हम बना लेते हैं, पॉइंट डी से एक राइट बाई सेक्टर बना लेते हैं और एक राइट बाई सेक्टर पॉइंट ई से बना लेते हैं। ये परपेंडिकुलर भी होते हैं साइड के और उसके मिड पॉइंट में से भी पास करते हैं, तो यकीनन ये किसी ना किसी पॉइंट पे मीट करते हैं। उस पॉइंट को हम ओ का नाम दे देते हैं। तो यहां लिखते हैं लेट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन कौन से हैं, ओ डी एंड ओ ई मीट एट ओ। हम लेट कर लेते हैं कि ये ओरिजिन ओ पर मीट करते हैं दोनों पॉइंट्स, दोनों राइट बाइसेक्टर्स, ठीक है जी। ये हमने खुद ही लेट किया। अब हमने शो ये करना है कि तीनों एक पॉइंट पे मीट करते हैं। कोई सी दो नॉन पैरेलल लाइंस तो आपस में लाजमी कहीं ना कहीं मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन तीन लाइंस हमेशा एक पॉइंट पे मीट कर जाएं, ये हमने प्रूव करना होता है। तो दो तो ऑलरेडी हैं, हमने उसका पॉइंट लेट कर लिया, वो तीसरी लाइन भी वहीं से पास कर रही है, ये बात हमें प्रूव करनी है, यानी ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ओ सी, ये प्रूव करना है हमने, ठीक है जी। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले हमारे पास जो परपेंडिकुलर हैं उनके कंडीशंस को यूज करते हैं। हमारे पास है ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी,
ये हमारे पास ऑलरेडी है। तो वी हैव ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी। इसके मुताबिक हम क्या लिख सकते हैं? ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी, वेक्टर ओ डी क्या है? ओ डी पोजिशन वेक्टर है ना डी का, वो लिखते हैं ओ डी परपेंडिकुलर की वजह से 0 बनता है, डॉट प्रोडक्ट इनका। ओ डी ये वैल्यू है उसकी डी का पोजीशन वेक्टर, ए बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, वो हमने वहां पे लेट किए थे ए बी सी हैं पहली लाइन में, इक्वल टू 0। 2 को उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये b प्लस ए है, इसे b a प्लस बी है तो b प्लस ए कर लेते हैं, b माइनस ए इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 को राइट साइड में मल्टीप्लाई कर लिया तो b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऑफ a इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ जाएगी। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ये वही फॉर्मूला ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके बाद दूसरी बात, ओ ई परपेंडिकुलर टू बी सी भी हमारे पास है, ओ ई परपेंडिकुलर टू बी सी, इसलिए वेक्टर ओ ई वेक्टर बी सी इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। ओ ई यानी कि ई का पोजीशन वेक्टर लिखा b प्लस सी ओवर 2 और बी सी पोजिशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ b, सेम इसी मेथड से 2 को वहां मल्टीप्लाई कर दें, इसे आप लिख सकते हैं c प्लस बी और ये c माइनस बी इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 2। ये c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बना और ये b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बना और इक्वल टू 0 है। ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास 2। 2 इक्वेशंस हैं, दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो इसमें से b कैंसिल हो रहा है, ठीक है। एडिंग कर लें, ये उसके बाद का स्टेप इस तरफ को है, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट। दोनों को ऐड करके हमें क्या मिलता है? जब दोनों को ऐड करेंगे तो यकीनन ये b स्क्वायर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो b स्क्वायर नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे। बाकी बचेगा c मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस a मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू 0, ये मिलेगा। नेक्स्ट जो स्टेप है इसके वो यहां कर लेते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, इसको भी रेस कर देते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं जैसे यहां पे देखें कि सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका पिछला स्टेप क्या था? सी प्लस बी, सी माइनस बी, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका पिछला स्टेप क्या लिखा जा सकता है? सी प्लस ए डॉट सी माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है ना, बिल्कुल इसका पिछला स्टेप। प्लस वाले के साथ हमें डिवाइड बाय 2 चाहिए, डिवाइड बाय 2 लिख लेते हैं। मजीद इससे आप a प्लस सी भी तो लिख सकते हैं, c प्लस ए और a प्लस सी इक्वल होते हैं, इक्वल टू 0। a प्लस सी बाय 2 देखें ओ एफ बनता है, क्योंकि ओ एफ का ये पोजीशन वेक्टर है और पोजीशन वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ओरिजिन होता है और हमने ओ को ओरिजिन ही टेक किया हुआ है, इसलिए इसकी जगह मैं वेक्टर ओ एफ लिख सकता हूं। डॉट सी माइनस ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, कौन सा वेक्टर बनता है? ए सी बनता है। तो ओ एफ डॉट ए सी, वहां डायग्राम में देखें ओ एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, क्योंकि एफ मिड पॉइंट था और ओ एफ ए सी पे परपेंडिकुलर है, यहां से शो हो रहा है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब है कि हम लिख लेते हैं ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, हेंस तीसरा राइट बाइसेक्टर ये बना ओ एफ, और ये भी ओ में से ही आ रहा है, बाकी भी ओ डी था, ओ ई था और ये तीसरा ओ एफ है, तीनों का कॉमन पॉइंट ओ है, लिहाजा ऑल 3 एल्टीट्यूड्स मीट एट ए एट ओ। यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। आपका इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया।